नमस्कार। आज के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हमारे खास मेहमान हैं कमलनाथ जी, कांग्रेस के वरिष्ठतम नेताओं में हैं, और इंदिरा जी, राजीव जी, सोनिया जी और अब राहुल गांधी के साथ काम कर रहे हैं। संजय गांधी और इनकी जोड़ी भारतीय राजनीति में बेहद मशहूर रही है। तो आज हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इसमें जो देश के राजनीतिक हालात हैं, जो आर्थिक स्थिति है, उस पर इनकी क्या राय है, कांग्रेस पार्टी की क्या राय है, और 2004 और 2018-19 में कितनी सिमिलरिटीज हैं और क्या क्या अंतर दिखाई दे रहा है। कमलनाथ जी, सबसे पहला सवाल तो यही है कि 2004 और 2018-19 की अगर तुलना करें तो आप इस पूरे हालात को किस रूप में देख रहे हैं? 2004 में सोनिया गांधी जी अध्यक्ष थी। उनका चेहरा था, कांग्रेस का नेतृत्व था, और उस समय मैं कांग्रेस का महामंत्री था, जो आज भी हूं। और बहुत सारे लोग आलोचना करते थे। इतनी आलोचना, ऐसी कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं थी जिनकी इतनी आलोचना होती थी कि ये इटली से हैं, फलानी हैं, इनको बोलना नहीं जाता, ये नहीं करती, वो नहीं करती। बड़े बड़े बीजेपी के नेता, सुषमा स्वराज जी को आपको याद होगा, कहती थी मैं अपने बाल कटवा लूंगी अगर सोनिया गांधी जी जीती। कोई कहता था मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा, कोई कहता था मैं एनआरआई बन जाऊंगा। और जहाँ भी जो हमारे बड़े बड़े शहर हैं वहाँ हम जाते थे, कोई शादी में, कोई ऐसे फंक्शन में, लोग चढ़ जाते थे कि सोनिया गांधी के साथ आप क्यों हैं। सोनिया गांधी का मुकाबला था अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ, जो प्रधानमंत्री थे। और उस समय कोई वर्ग देश का बीजेपी की सरकार से इतना पीड़ित नहीं था जो आज है, इतना परेशान नहीं था जो आज है। और अंत में क्या हुआ? सोनिया गांधी जी ने अटल बिहारी वाजपेयी जिनको लोग प्रेम करते थे, आम जनता अक्रॉस पार्टी लाइंस, कांग्रेस के भी हुए, वो उनकी ऐसी आलोचना नहीं करते थे और उनसे प्रेम करते थे। और सोनिया गांधी जी ने अटल बिहारी वाजपेयी जी को घर बिठा दिया। ये हमें देश के मतदाताओं के बारे में समझना है। अपना देश का मतदाता, अपना देश की जनता निराश होने को तैयार है, पर अगर वो सोचे हम ठगे गए हैं, हमें ठगा है, इसलिए नहीं बर्दाश्त करेंगे। तो आज ये अंतर है कि आज देश का हर वर्ग परेशान है। हमारा नौजवान भटक रहा है। वो जो 2 करोड़ रोजगार की बात करी थी, 2 करोड़ रोजगार तो छोड़िए, आज जो रिटायर कर रहे हैं उनकी जगह भर्ती नहीं हो रही। किसानों के बारे में कि लागत पर 50% मिलेगा, इतनी सारी लंबी चौड़ी बातें। 15 लाख रुपए आएगा, अच्छे दिन आएंगे। आज ये जनता सोच रही है हमारे साथ हुआ क्या, और जनता आज ये एहसास कर रही है कि हम ठगे गए हैं। अटल जी का जो एनडीए था, उसके प्रति जनता में नाराजगी नहीं थी, या जनता अपने को चीटेड महसूस नहीं कर रही थी। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो अटल जी का एनडीए का था, उस एनडीए से खराब एनडीए है जो इस समय नरेंद्र मोदी जी जिसकी रहनुमाई कर रहे हैं? जैसे मैंने कहा, हर वर्ग परेशान है, नौजवान परेशान है, किसान परेशान है, व्यापारी परेशान है, मजदूर परेशान है, और उद्योगपति जो गुप्त रूप से मुझे मिलते हैं, खुले रूप से नहीं बात करेंगे, डायमंड के कारोबारी भी परेशान है। सब परेशान है, सब परेशान है। और ये परेशानी आज लोग बोल नहीं रहे। आके जब व्यक्तिगत चर्चा करते हैं, जो बड़े उद्योगपति हैं, छोटे उद्योगपति हैं, मीडियम स्केल के हैं, वो कहते हैं कि देखिए क्या हालत है, और हमें क्या क्या कहा था, डॉलर आएगा इतना, फलाना आएगा उतना, ये होगा इतना, और ये हालात है। लेकिन गरीब तबका तो खुश है, क्योंकि बड़े लोग परेशान है। नहीं, गरीब तबका भी परेशान है। क्यों? गरीब तबके के पास जो आर्थिक गतिविधि के कारण उसकी रोजी रोटी चला लेता था, किसी ने पान का ठेला लगा लिया, किसी ने सब्जी का ठेला लगा लिया, किसी ने कोई मरम्मत का काम कर लिया, ये सब आर्थिक गतिविधि से शुरू होते हैं। अगर आर्थिक गतिविधि देश की घट जाए तो जो हमारा मजदूर वर्ग है, सबसे छोटा वर्ग है, वो भी परेशान होगा। दूसरा सवाल ये है कि उस समय अटल जी का मुकाबला सोनिया जी से था, या सोनिया जी का मुकाबला अटल जी से था। आज नरेंद्र मोदी जैसा एक इतना बड़ा कद्दावर नेता है देश के सामने, और उनका मुकाबला राहुल गांधी से है, जिनके बारे में कहा जाता है कि कंसिस्टेंसी नहीं है, न तो उनके व्यवहार में, न उनकी पॉलिसीज में,
और ना उनके पॉलिटिक्स में। वो पॉलिटिक्स लगता है कि पार्ट टाइम करते हैं और बाकी मोस्ट ऑफ द टाइम या तो बाहर रहते हैं नहीं तो हाइबरनेशन में रहते हैं। ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। ये अगर 2-3 दिन के लिए कहीं गए, 2-3 दिन के लिए गए, ये कौन सी हाइबरनेशन, दिन रात वो लगे रहते हैं। ये हमें बात स्वीकार करनी पड़ेगी कि मोदी जी को 50 साल हो गए राजनीति में, राहुल गांधी जी को तो 3-4 साल पूरी राजनीति में हुए हैं। तो हाँ, एमपी थे, सांसद थे, पर वो नेतृत्व एक नेता के रूप में कांग्रेस पार्टी में नहीं थे, सोनिया गांधी जी थी। तो आज जनता को ये एहसास हो रहा है कि ये चेहरा जो है ये ईमानदारी से बोलते हैं, ये सच्चाई बोलते हैं। और ये कहना कि ये पूरे फुल टाइम पॉलिटिशियन नहीं है, ये पूरा समय नहीं लगाते, ये पूरा समय लगाते। मैं तो परसों की बात, संडे की बात कर रहा हूं, पूरे दिन लगे रहे। मैंने उनसे 3 दफे बात करी, वो संडे का दिन था, उनके लिए कोई संडे नहीं है। जनता उनके ऊपर भरोसा क्यों नहीं कर पा रही है? एक के बाद एक जितने इलेक्शंस हो रहे हैं सब में कांग्रेस हार रही है। क्यों? अभी उपचुनाव हुए, राजस्थान में हुए, मध्य प्रदेश में हुई, कांग्रेस भाजपा की बहुत बड़ी पिटाई हुई। गुजरात का मैंने उदाहरण आपको दे दिया। तो कहाँ इनकी मेघालय में 2 सीट आई और फोटो के साथ छपा रहे हैं कि बीजेपी की गवर्नमेंट है। 60 सीटों में से 2 सीटें बीजेपी की, रीजनल पार्टी सरकार बना रही है, इनके 2 हैं और ये ढोलकी बजा रहे हैं, हम जीत गए। ये क्या अजीब बात है, ये ऐसा प्रोपेगेंडा। त्रिपुरा में 60% जो जीते हैं वो कांग्रेस के हैं, नागालैंड के उन्होंने कांग्रेस से इंपोर्ट करे नेता। तो ये तो कह रहे हैं कांग्रेसी भी कि राहुल गांधी टाइम नहीं देते हैं इसलिए उनको छोड़ के दूसरे दलों में नहीं, ये पैसे के बल पर कि जिसको चुनाव लड़ना है, जैसे इस प्रकार नॉर्थ ईस्ट हुआ हमारा, वो चुनाव के लिए पैसा चाहिए। आज बीजेपी को किसी चीज की कमी नहीं है, पैसों में तो कोई साधन में उनको किसी चीज की कमी नहीं है। हजारों करोड़ रुपए ये आता कहां से है, ये कोई प्रश्न नहीं पूछता। ये हजारों करोड़ रुपया जो ये खर्च कर रहे हैं, ये पैसों के बल पर, जो पैसे लेता है वो भी समझता है और जो पैसे देता है वो भी समझता है वो क्यों दे रहा है। कांग्रेस के पास फंड की कमी है, तो क्या डायमंड के जो कारोबारी हैं वो अब कांग्रेस से नहीं मिल रहे हैं? देखिए, डायमंड कांग्रेस का ऐसे ताल्लुकात किसी से नहीं थे। अब ये डायमंड के जो हैं ये कौन से प्रदेश से हैं? सब एक ही प्रदेश से क्यों हैं? जो आज भाग गए हैं ये क्यों एक प्रदेश से हैं? आज इनका बहुत बड़ा सहारा भारतीय जनता पार्टी थी। तो ये कांग्रेस के लिए, कांग्रेस ने किसी का इस प्रकार से किसी उद्योग से सहारा नहीं लिया, ये बात हमें समझनी है। इसीलिए आज हमारी रिसोर्स की कमी। हम किसी को नहीं जाके कह सकते भाई देखिए हम आपके सहारा थे जब हम गवर्नमेंट में थे, आप हमारी मदद करिए। कमलनाथ जी, लेकिन जितने आंकड़े आए हैं अभी तक पब्लिक डोमेन में, बैंकों के जो कि एनपीए के रूप में या भगोड़ों के रूप में जो पैसा लेके भागे हैं अपने बैंकों से, वो ज़्यादातर लोन या लोन की रिस्ट्रक्चरिंग सब कांग्रेस के टाइम में हुई है। अब हीरा डायमंड का ले लें, ये आज तक इसका जवाब देने को नहीं तैयार कि जो ये पैसा दिया गया ये 2014 के पहले कितना दिया गया और 2014 के बाद कितना दिया, ये साबित कर दे। इसका कोई बयान आपने कभी पढ़ा है? ये कहेंगे इसीलिए तो चुप है, क्योंकि ये कह नहीं सकते। पर ये कह देना कि ये कांग्रेस के समय हुआ, कांग्रेस के समय ने बहुतों ने लोन लिया। पर अगर आपने ऐसा वातावरण बनाया देश में कि उनका कारोबार ही ठप हो गया, तो आप कांग्रेस को जिम्मेदार मानेंगे कि आपने क्यों लोन दिया था। मैं तो कहता हूं बीजेपी ने जो वातावरण देश में, जो अर्थव्यवस्था का वातावरण बना, उसके कारण बहुत सारे लोग डूबे हैं। यह हमें स्वीकार करनी पड़ेगी बात। कोई व्यापारी हो या कंस्ट्रक्शन वाला हो या इंडस्ट्री वाला हो, मैन्युफैक्चरिंग वाला हो, ये वातावरण पर चलता है, ये देश सेंटिमेंट पर चलता है। आज क्यों कोई हमारा डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट नहीं है देश में? आज क्यों निवेश नहीं लग रहा? देश के लोग क्यों नहीं निवेश लगा रहे? मोदी जी जाते रहते हैं दुनिया भर में, कहते हैं विदेशों से निवेश आना चाहिए। मैं बताऊं, मैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में डेवोस में था, तो मेरे से एक बहुत बड़े बड़े आदमी ने पूछा कि देखिए ये हमसे आप कह रहे हैं हम निवेश लगाएं, आपके लोग तो कोई निवेश लगाते नहीं, तो बाहरी क्यों लगाए? तो बाहरी क्यों लगाएगा? अगर वो आपकी गवर्नमेंट पर नहीं विश्वास कर रहे तो आप हमें समझा रहे हैं कि हम विश्वास करें। ये आज बात सब समझ रहे हैं। जो इनकी नीतियां हैं, चाहे वो आर्थिक नीति हो, वाणिज्यिक नीति हो या विदेश नीति हो,
उसमें कहाँ मिसिंग लिंक है जिसके वजह से इतनी क्राइसिस लगातार बढ़ती जा रही है देश के सामने? मिसिंग लिंक बहुत है। मैं एक उदाहरण ही दे सकता हूं, नहीं तो हमें कल तक बैठना पड़ेगा। आप लीजिए जो इन्होंने आयात किया दाल का। जब मैं वाणिज्य मंत्री था, मैं हिसाब लगाता था, हम दाल 70 साल से आयात करते हैं, कितनी दाल इंपोर्ट करी जाए, हम हिसाब लगाते थे। मैं कृषि मंत्रालय से बैठ के हमारी चर्चा होती थी, सब राज्यों से चर्चा होती थी कि आपका कितना उत्पादन होगा, उसके मुताबिक कितना हमें इसका आयात करना चाहिए। ये तो आंकड़े बताते हैं, इंटरनेट पर वाणिज्य मंत्रालय के जो आंकड़े हैं, 2014 से अब तक कितना इंपोर्ट किया हर साल, और हमारा उत्पादन बढ़ता गया। मैं तो दाल का उदाहरण दे रहा हूं, क्योंकि आज जो दाल है इसके किसान भी बहुत पीड़ित हैं, उनका उत्पादन बढ़ा। हमें इसका आयात कम कर देना चाहिए था, पर आयात कम नहीं किया, आयात बढ़ा दिया। तो इसके जो मूल्य हैं ये तो गिरेंगे और किसान पीड़ित है। ये तो एक उदाहरण मैंने दिया, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। जैसे जहां इन्होंने बिना सोचे समझे, किस कारण ये दाल किसने इंपोर्ट करी? गवर्नमेंट ने तो नहीं इंपोर्ट करी। ये जो प्राइवेट व्यापारियों ने इंपोर्ट करी दाल, ये कौन कौन है? ये सब आंकड़े हैं, ये सब बात समझने की है। तो माने जो प्राइवेट कारोबारी हैं उनको फायदा पहुंचाने के लिए इस तरह की पॉलिसीज बनाई बहुत बड़ी बड़ी लॉबियां हैं मेरे ऊपर, मैं भी जानता हूं, मैं इस मंत्रालय में रहा हुआ हूं, कि ये कि नहीं हमें इतना इंपोर्ट करना चाहिए, कमी हो जाएगी, हमें बफर स्टॉक के लिए करना चाहिए। मैंने कहा ये सब मैं सुनने वाला नहीं हूं, मैं तो वो करूंगा जो किसानों के हित में है। और तो इस तरह हमें नीतियों का फोकस बनाना पड़ता है। इस समय देश में लग रहा है कि बैंकिंग सेक्टर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय होने जा रहा है, या हम कहें कि बर्बादी की कगार पर है। इसके लिए किसको रिस्पॉन्सिबल मानते हैं? बिल्कुल आज की सरकार जो है, एनडीए सरकार को, भारतीय जनता पार्टी को, क्यों 2014 से अब 4 साल हो गए हैं। इन 4 सालों में जो वातावरण, हमारा पावर सेक्टर लीजिए, पावर सेक्टर क्यों ठप है? कि नीतियां आपकी गलत हैं। आज जो एनपीएज हैं, आप सेक्टर वाइज लीजिए, सबसे ज्यादा जो बैंकों को नुकसान हो रहा है लोन का, वो है पावर सेक्टर में। ये सेक्टर तो ऐसा था कि बैंक आपके पीछे घूम के कहते थे लो पैसा। आज इन्होंने कह दिया हमें बिजली की जरूरत नहीं, कहते हमें बिजली के उत्पादन बहुत है। और मध्य प्रदेश में कितने घंटे बिजली देते हैं? क्योंकि इनकी नीतियां गलत हैं। तो ये हमें देखना पड़ेगा कि हर सेक्टर में, ये इन्होंने नोटबंदी कर दी, काला धन वापस आएगा, सब लोगों को 50 लाख रुपए मिलेंगे, खाता खुलवाया। ये कितना मजाक है। लाखों करोड़ों लोगों ने खाता खुलवाया 500 रुपए जमा करके, आज वो 500 के 600 रुपए नहीं हुए। जनधन योजना, जनधन, ये 500 के 600 नहीं हुए, उल्टा वो कटने लग गए, क्यों? मिनिमम बैलेंस नहीं है। लेकिन फाइनेंशियल इंक्लूजन की योजना तो आप ही के सरकार की थी, उसका नाम बदल दिया उन्होंने। इस प्रकार की नहीं थी। हमारा जीएसटी भी इस प्रकार का नहीं था जिस प्रकार का जीएसटी ये लाए हैं। हमने तो कहा था सीलिंग हम रखेंगे 18%, हमारी तो सीलिंग थी। ये तो जो कांग्रेस की जीएसटी थी वो तो आज इसका तो रिकॉर्ड है। जितने बड़े स्कैम की बात कही गई थी यूपीए 1 यूपीए 2 के टाइम की, चाहे वो 2G स्कैम हो या कोलगेट स्कैम हो, धीरे धीरे देखा जा रहा है कि जो अल्टरनेटिव व्यवस्था इस सरकार ने देश के सामने रखा वो बहुत ज्यादा लाभकारी नहीं दिखाई दे रहा है। खासतौर से कोल सेक्टर में भी उत्पादन गिरा है। कोल सेक्टर में इन्होंने कहा कि इन्होंने ऑक्शन नहीं किया, इसकी नीलामी नहीं करी। सही बात है, हमने नीलामी नहीं करी, आपने नीलामी करी और बड़े बड़े मीडिया में जाके आके कहा कि 2 लाख करोड़ रुपए आने वाला है। इस 2 लाख में से कितने करोड़ रुपए आया? प्रोडक्शन भी गिर गया, प्रोडक्शन गिर गया और 2 लाख करोड़ की जगह हाँ इनके पास कुछ आया नहीं। पर इन्होंने 3 महीने कहा देखिए हमने नीलामी करी। वो तो नीलामी थी कि अगले 30 साल में इतना पैसा आएगा अगर प्रोडक्शन होगा, अगर खदान खुलेगा। तो खदान तो हो ही नहीं रहा, खदान तो खुला नहीं, प्रोडक्शन हुआ नहीं, नीलामी का पैसा नहीं आया, कागजों में नीलामी हुई। ये मजाक है। और ये खदान बंद करने जा रहे हैं क्योंकि पावर सेक्टर परेशानी में है। मेरे ही क्षेत्र में, मेरे ही जिले में छिंदवाड़ा में मैंने 38 साल जहां से मैं सांसद हूं, मैंने खदान बंद नहीं होने दिए, नए खदान खुले। आज ये पिछले 1 साल में स्पष्ट मैं पूछता हूं, बाकी देश तो छोड़िए, कितने खदान
आप छिंदवाड़ा जिले में बंद करने को जा रहे हैं। क्या कारण है? मुनाफा नहीं है, प्रॉफिट नहीं है, इसलिए हम बंद कर रहे हैं। आपके पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन होने जा रहा है। राहुल गांधी के अध्यक्ष बनने के बाद ये शायद पहला राष्ट्रीय अधिवेशन है जिसकी अध्यक्षता राहुल गांधी करेंगे। और आप इसके पहले भी तमाम अधिवेशनों के ड्राफ्टिंग कमेटी में रहे हैं और प्रस्ताव बनाते रहे हैं, देश के सामने रखते रहे हैं। इस बार भी आपकी सक्रिय भागीदारी है। इस बार का राष्ट्रीय अधिवेशन किस तरह से आप लोग तैयारी कर रहे हैं? क्या दस्तावेज आप लाने जा रहे हैं? क्योंकि जनता परेशान है, आपके मुताबिक ये सच है, लेकिन जनता के पास अल्टरनेटिव नहीं है। जनता अल्टरनेटिव चाह रही है कि अगर आप आ रहे हैं एनडीए के मुकाबले तो आपके पास एक्शन प्लान क्या है, रोड मैप क्या है? आपको क्यों जनता वोट दे, आपको क्यों आप पर भरोसा करें? मैंने पहला अधिवेशन कांग्रेस का, जब मैं एक नौजवान था, बिल्कुल यूथ का था, 72 में कलकत्ते के अधिवेशन में मैंने भाग लिया था। उस समय मैं कांग्रेस में नहीं था। कई कांग्रेस के जान पहचान के मेरे साथ मेरे संपर्क में थे, तो उन्होंने कहा चलिए आप ये अधिवेशन में चलिए। मुझे समझ भी नहीं थी ये अधिवेशन होता क्या है। वहाँ से मुझे प्रेरणा मिली और उसके कई सालों बाद मैंने कांग्रेस ज्वाइन करी। अंतर ये है कि ये पहला अधिवेशन है राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, एक नई दिशा देगी। जो हमारा राजनीतिक प्रस्ताव है, जिस पर हम पिछले कई दिनों से उस पर लगे हैं कि हम देश को कौन सी दिशा देना चाहते हैं, हमारा लक्ष्य क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा जो कृषि क्षेत्र पर हमारा प्रस्ताव आएगा, एक तो राजनीतिक प्रस्ताव, दूसरा हमारा कृषि क्षेत्र पर, तब हमारा इकोनॉमिक प्रस्ताव। ये कह देना कि 8% ग्रोथ हो रही है, जो आज ये कहते हैं 7% ग्रोथ हो रही है, ये 7% का ट्रांसलेशन क्या है? ना तो इन्वेस्टमेंट हो रहा है, निवेश आ रहा है, ना तो रोजगार बढ़ रहे हैं। ये ट्रांसलेशन इसका नहीं करके बताएंगे, ये आपको आंकड़े समझाएंगे। ये जो फर्जी बात है, हम अपने प्रस्ताव में इसको जनता के सामने, देश के सामने पेश करेंगे। जो अभी तक जो राजनीति का तौर तरीका दिखाई दे रहा है वो नेगेटिव पॉलिटिक्स ज़्यादा हो रही है कि उनके हर नीति का विरोध करना है, इसलिए आप उसको आलोचना करते हैं। अगर आप मौजूदा सरकार की नीतियों से असहमत हैं, आपको लगता है कि मौजूदा सरकार की नीतियां देश के हित में नहीं है, डेवलपमेंट ओरिएंटेड नहीं है, तो आपके पास अपना क्या अल्टरनेटिव प्लान है? ये आप स्पेल आउट करेंगे? हम आलोचना इनकी उन नीतियों को करते हैं जहां जनता दुखी है, जनता परेशान है और जनता खुश नहीं है। हमने कोई नीति का नहीं, आज तो सब परेशान है, तो हमें तो इनका ठोस विरोध करना है। तो अगर हमें ये बता दें सुखी कौन है, अगर ये इनकी नीति के कारण अगर कोई सुखी है वो बता दें, हम उसकी आलोचना ना करें। पर अगर सब परेशान घूम रहे हैं, अलग अलग कारण है सबके परेशानी के, तो हमें तो इनकी आलोचना करनी पड़ेगी और ठोस करनी पड़ेगी। हम चाहते हैं कि जब हम इंक्लूसिव ग्रोथ की बात करें, ये केवल कागज में नहीं रह सकता। हम मनरेगा की रोजगार योजना लाए, हम रोजगार योजना लाए, इसमें लोगों को गांव में रोजगार मिलना शुरू हुआ। इन्होंने इसे चौपट कर दी। रोजगार योजना से क्या होता था? गांव में अगर 10 लोगों को रोजगार मिल गया, व्यापारी का व्यापार चलता था, वो अपने बीवी के लिए कपड़े ले जाता था, साड़ी खरीद सकता था अपनी पत्नी के लिए। तो एक और वहां की अर्थव्यवस्था बदलने लगी। हमने प्रधानमंत्री सड़क योजना की बनाई। प्रधानमंत्री सड़क योजना का आवागमन की बात नहीं है, जो निवेश उस क्षेत्र में जाता है जहां गांवों की सड़क बनती है, वो एक प्रकार का निवेश होता है, क्योंकि गिट्टी वहां की, मिट्टी वहां की, रोलर वहां का, मजदूरी वहां की। सड़क तो बन गई, गांव को फायदा हुआ, वो तो आवागमन का हुआ, पर साथ साथ उतना ही बड़ा फायदा जो निवेश वहां पहुंचा, जो पैसा खर्च हुआ, लोगों को वहां अपने गांव में मजदूरी मिली। ये बारीकी से हमें समझने की जरूरत है। आज हमारे पावर सेक्टर में क्यों ये परेशानी है? क्योंकि जो नियम बनाए, जो कह दिया कि आपका कोयला का भाव कुछ भी हो, आप इसमें बेचोगे, कैसे भी होगा ये? और हमारी आलोचना कर रहे हैं कि हमने कोल ब्लॉक दे दिया। हमने तो कोल ब्लॉक पावर सेक्टर को ही दिए, ये तो अब कोल ब्लॉक खुलेआम बेचने को तैयार है। वो सोच रहे इससे चल जाए, पर आज पैसा कहां है? कौन इसमें इन्वेस्टमेंट करेगा?
तो ये जो है डिस्टॉर्टेड जो इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं, ये इनको समझ नहीं है कि इनकी कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, इनको अनुभव नहीं है, और ये एक्सपर्ट से जमीनी स्थिति क्या है इसका ये मूल्यांकन करने को तैयार नहीं है। इसलिए हवा में है, ये एक नशे में है। इसलिए तो कांग्रेस पार्टी के लोगों को ले रहे हैं वो एक एक करके अपने पार्टी में, कि शायद अनुभवी लोग आ जाएं तो और बेहतर। देखिए वो तो अपना संगठन बना रहे हैं हमारे लोगों के साथ, कोई बात नहीं। कांग्रेस के पास लोगों की बहुत पूंजी है, कार्यकर्ताओं की बहुत पूंजी है, यही कांग्रेस की शक्ति है। क्योंकि हमें याद रखना है कि देश के 4 लाख गांव में आपको 3 चीजें मिलेंगी। एक फूल का झाड़ मिलेगा, दूसरा एक पूजा स्थल मिलेगा, और तीसरा एक कांग्रेस कार्यकर्ता मिलेगा। लेकिन जो मौजूदा नेतृत्व है आपका कांग्रेस पार्टी का, उसको लग रहा है कि अनुभवी लोगों की जरूरत नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो मीडिया में है बात पूरी। आज हमारी सब चर्चा होती है, सब कुछ होती है, सब बैठ के सब चर्चा करते हैं। अभी राज्यसभा का जो टिकट दिया गया है, उम्मीदवार बनाया गया है जिन लोगों को भी, उसमें ज़्यादातर जो आपके पुराने अनुभवी लोग हैं उनको दरकिनार कर दिया गया। मध्य प्रदेश में 71 साल के एक ओबीसी नेता को हमने टिकट दिया है। हाँ, वो रिटायर्ड हैं। रिटायर्ड नहीं है, वो तो एक्टिव है। वो हमारे पिछड़े वर्ग सेल के अध्यक्ष थे, उनको टिकट दिया गया। तो कौन से लोग हैं, ये पूरा मिक्स्ड है। तो ये ऐसी बात नहीं है एक वन साइज फिट्स ऑल कि एक साइज सबको पूरा हो जाएगा, ऐसी स्थिति नहीं है। तो कहीं कुछ है, कहीं कुछ है। नेता के बारे में तो मध्य प्रदेश के लोगों को ही नहीं पता है क्या कि वो कब से रिटायर होकर घर में बैठे। रिटायर बिल्कुल रिटायर नहीं है, बहुत एक्टिव है। उनकी यात्राएं चलती रहती हैं अपने समाज के लिए, ओबीसी के लिए। बहुत सारे बड़े बिल्कुल रिटायर्ड नहीं है। अच्छा, आपने गुजरात के चर्चा किया, तो गुजरात से महात्मा गांधी भी आते हैं, गुजरात से सरदार पटेल आते हैं, गुजरात से मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आते हैं, मोरारजी भाई भी गुजरात से ही थे। गुजरात का बड़ा योगदान है। नीरव मोदी भी आते हैं, मेहुल चौकसी भी आते हैं। हाँ, बहुत लोग हैं और तमाम नाम आप भूल गए। हाँ, तमाम बहुत सारे और हैं, बड़े बड़े उद्योगपति भी हैं। लेकिन गुजरात के जो प्रभारी अलग अलग राज्यों में हैं कांग्रेस पार्टी में, उन्होंने भी बड़ा योगदान किया कांग्रेस पार्टी को राजनीतिक क्षितिज से खत्म करने में। चाहे जब उत्तर प्रदेश में गुजरात के ही थे प्रभारी मिस्त्री जी, तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का समूल सफाया करा दिया। अब आपके मध्य प्रदेश में गुजरात से ही प्रभारी हैं बावरिया जी, अब वो पैसा मांग रहे हैं टिकट देने के लिए। ये सब कल्चर तो कांग्रेस पार्टी में नहीं था कि टिकट बेचा जाएगा और वो कार्यकर्ताओं से पैसा जमा कराया जाएगा। ये पहली बार देखने को। ये कौन सा बेचा जा रहा है? हम कह रहे हैं कि लोग बेकार में 4 रंग का अपना बायोडेटा, अपना रेज्यूमे बना लेते हैं, अपना आवेदन बना लेते हैं टिकट के लिए। 4 रंग में होता है, उनके पास पड़ोसी की वोट नहीं है। तो अगर ये गंभीर है, सीरियस है, तो हमने कहा इसकी एप्लीकेशन के समय आपको 50,000 रुपए देना पड़ेगा। इसका मतलब ये सीरियस है। पर ये जो मैंने जो रुपया देता है वो सीरियस होता है। नहीं, क्योंकि तो मायावती की पार्टी में सब लोग रुपया से टिकट खरीद लेते थे। पर ये टिकट खरीदना कहाँ हुआ? ये तो अगर उसको टिकट नहीं मिला हम वापस कर देंगे। सामाजिक जो कार्यकर्ता है, जो सामाजिक जीवन में है, उसका कमिटमेंट, उसकी सीरियसनेस आप उसके आर्थिक स्थिति से जज करते हैं। बिल्कुल नहीं। हम कह रहे हैं कि हम जो गंभीरता से नहीं आना चाहते, केवल कहने के लिए हमने भी अपना आवेदन दिया, हम भी एप्लीकेंट हैं, केवल इसी के लिए, ये शौकिया आवेदन वाले हैं, शौकिया आवेदन वालों को बंद करने के लिए ये हुआ। इसमें भी 2 राय हैं, कई कहते हैं नहीं होना चाहिए, कई कहते हैं होना चाहिए। तो ये गुजरात का एक जो नया मॉडल है कि हर चीज को लेन देन से जोड़ दो। नहीं, बिल्कुल गुजरात का जो राजनीति भी गुजरात का तो नया मॉडल है, जो डायमंड बिजनेस से उदाहरण है कि लो और जाओ, लो और भागो। ये गुजरात का नया मॉडल है। अगर ये नया मॉडल नहीं होता, अगर गुजरात की जनता बड़ी खुश होती और एक गर्व की बात होती कि हमारे अध्यक्ष, बीजेपी के अध्यक्ष गुजरात से हैं, हमारे प्रधानमंत्री गुजरात से हैं, इनकी तो 150 सीटें आनी थी। ये क्यों अटक गए? अगर गुजरात के लोगों ने इनको नहीं समझा, हाँ, तो ये साबित करता है कि इनकी क्या हालात है। तो डायमंड की चमक गुजरात में कम होती दिखाई दे रही है क्या आपको?
कौन सी चमक कम हुई है, ये गुजरात की जनता ने साबित कर दिया अपने वोट से। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।